हेलो नमस्कार, क्रिकेट नेक्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ और मेरे साथ है विनीत। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले ओडीआई में क्या हो सकती है प्लेइंग 11 और आज कौन कौन से खिलाड़ी आपको टीम में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा टीम में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और कौन से ऐसे की प्लेयर्स होंगे जो इंडिया या ऑस्ट्रेलिया के लिए आज परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही रेगुलर कैप्टन रोहित शर्मा और पैट कमिंस अभी टीम से मिसिंग होंगे। तो हार्दिक पांड्या आपको इंडिया की कप्तानी करते नजर आएंगे, और स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की। तो यहीं से मेरा पहला सवाल होगा विनीत आपसे कि अब हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे, उनको एज ए कैप्टन अब ओडीआई कैप्टन के रूप में आप कैसे देखते हैं? ओडीआई रूप कैप्टन के रूप में देखिए वो फ्यूचर कैप्टन जरूर हैं। रोहित शर्मा के कैप्टनसी भी सवाल है कि इन टर्म्स ऑफ कि कितना वो आगे अपना करियर किस हिसाब से आगे ले जाएंगे। आप 2023 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, उसके बाद एक नया दौर इंडिया का शुरू होगा और इसमें आपको हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन दिख ही रहे हैं और एज ए कैप्टनसी मटेरियल भी वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। उनके जो टैक्टिक्स रहे हैं और उनका जो रब ऑफ द ग्रीन जो कहते हैं ना, लक फैक्टर भी उनके लिए चल रहा है। तो हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एक इंटरेस्टिंग सीरीज जरूर रहेगा। प्रेशर जरूर होगा बट वो एक ऐसे प्लेयर हैं, जैसे आपने देखा गुजरात टाइटंस उनको कैप्टनसी दिया था और जिस तरीके से वो बिल्कुल नॉट एज ए कैप्टन एज ए बैट्समैन भी उन्होंने, बैटर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था। तो वो एक ऐसे प्लेयर वो प्रेशर पे थ्राइव करते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि यार कैप्टनसी मटेरियल तो आपको मिल गया है, बस वो है कि आप रिजल्ट्स शो करना शुरू करें तो बिल्कुल परफेक्ट होगा ये। बिल्कुल विनीत, जैसा कि आपने देखा भी अभी लगातार इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या एक बहुत की प्लेयर बनकर उभरे हैं, साथ ही कप्तान के रूप में, क्योंकि इसको लेकर काफी चर्चा रहती है कि भविष्य का कप्तान कौन होगा। T20 फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या ने अपनी जगह बना ली है। अब रोहित शर्मा पहले ओडीआई में मिसिंग होंगे, वहां हार्दिक पांड्या उनकी जगह पर दिखेंगे आपको। और बैक इंजरी से जब से उभरे हैं लगातार 1 साल के बाद जब टीम में वापस लौटे, उसके बाद इस तरह का कमबैक, और खासकर क्योंकि जैसे आपने बैटिंग की बात की, मैं तो गुजरात टाइटंस की वो बॉलिंग नहीं भूलता हूँ जो पहला ओवर लेकर ही हार्दिक पांड्या आपको न्यू बॉल के साथ दिखते थे। तो वो एक दिखता है कि आप कैप्टन किस तरह से लीड कर रहा है। वहां से वो जो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस, जो कहीं ना कहीं जिस पर हम इस पर फिर रोहित शर्मा को लेकर आऊंगा कि रोहित शर्मा में कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस मुझे मिसिंग दिखता है, जो मेरा मानना है। तो लेकिन यहाँ पर हार्दिक पांड्या थोड़ा सा अपर बाउंड रखते हैं उनके ऊपर। अब बात करते हैं टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि अब कौन ओपन करेगा, क्योंकि रोहित शर्मा नहीं होंगे तो क्या होगा प्लेइंग 11। या पहले हम बात करते हैं सबसे पहले ओपनर्स की। ओपनर्स में अभी हार्दिक पांड्या का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म ही हुआ है, तो ये कंफर्मेशन जरूर है कि ईशान किशन ओपन करेंगे। ईशान किशन नीचे नहीं खेलने वाले हैं। आपको हमारे दर्शकों को याद दिला दें कि ईशान किशन जो पिछला सीरीज है न्यूजीलैंड सीरीज में मिडिल ऑर्डर में खेला था, उन्होंने थोड़ा उनको एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी इंडिया अपने ओडीआई सेटअप में, ओडीआई वर्ल्ड कप को देखते हुए कि कैसे किस प्लेयर को कहाँ यूज कर सकते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या ने कंफर्मेशन जरूर दे दिया कि ईशान और शुभमन गिल ही होंगे जो ओपन करेंगे। तो वो एक जो स्लॉट है वो तो बिल्कुल तय है। तो ठीक है, जब ईशान किशन एज एन ओपनर देखेंगे तो फिर अब बात उठती है फिर से केएल राहुल पर। केएल राहुल अगर विकेट कीपर के रूप में इस टीम में होंगे, अगर ईशान किशन होंगे तो हो सकता है वो विकेट कीपर के रूप में नजर आए। और फिर भी अगर केएल राहुल को रखा जाएगा, क्योंकि टेस्ट में जिस तरह की उनकी फॉर्म रही थी, बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, काफी क्रिटिसिज्म उनका सामना करना पड़ रहा है टेस्ट में। तो वो जो उनकी फॉर्म गई है, इससे पहले खासकर उसके पहले T20 वर्ल्ड कप में भी जिस तरह से उनकी फॉर्म रही, काफी उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। उसके बाद भी अगर अब ओडीआई टीम में वो जगह बनाएंगे तो फिर ईशान किशन अगर पहले मैच में अच्छा परफॉर्म कर गए फिर उनके लिए क्या होगा? देखिए, पहली बात तो फर्स्ट ओडीआई के प्लेइंग लाइन में केएल राहुल जरूर होंगे। अब रोहित शर्मा का एब्सेंस है तो केएल राहुल जरूर खेलेंगे मिडिल ऑर्डर में। और आप देखिए कि हिस्ट्री भी आप देखेंगे, पुराने मैचेस या पुराने 2-3 साल देखेंगे, केएल राहुल का बेस्ट परफॉर्मेंस, जो वो प्लेयर जिस तरीके का प्लेयर का पोटेंशियल है, वो नंबर 5 पे मिडिल ऑर्डर पे बढ़िया खेला है। स्टैट्स भी है मेरे पास। नंबर 5 पे 16 इनिंग्स उन्होंने खेले हैं जिसमें उन्होंने 658 रन बनाए 50 के एवरेज से। तो ओडीआई के लिए परफेक्ट फिट है। अब रही बात जब रोहित आते हैं वापस, ईशान किशन को क्या होगा? मेरे को तो लग रहा है कि ईशान किशन अनलकी जरूर रहेंगे, वो रिजर्व ओपनर में चले जाएंगे क्योंकि रोहित और गिल ओपन करेंगे। गिल ने एज एन ओपनर बहुत ही अच्छा काम किया है ओडीआईज में भी, अब टेस्ट मैच में भी आपने देख लिया है। तो इंडिया का एक जो फोकस है कि गिल को ओपन कराना है वो तो करेंगे, और इसमें अनफॉर्चुनेटली ईशान किशन मिस आउट होंगे। और अनफॉर्चुनेट मैं इतना भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ईशान किशन हम बात करते हैं 200 याद आता है, लेकिन उस 200 के बाद से उनका नेक्स्ट बेस्ट स्कोर रहा है 37 का। तो उन्होंने अपॉर्चुनिटीज भी नहीं, मतलब पूरा ग्रैब नहीं किया है एज एन ओपनर। तो अनफॉर्चुनेट रहेगा, लेकिन ईशान किशन सेकंड ओडीआई में बाहर होंगे जब रोहित शर्मा आएंगे। लेकिन फर्स्ट ओडीआई में तो ईशान किशन है, और केएल राहुल को मैं पूरे तीनों सीरीज में नंबर 5 पे रखूंगा। ईशान किशन पर फिर भी एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि हर जगह पर वो रिजर्व के रूप में रहते हैं। अब चाहे विकेट कीपर में देख लें तो लोकेश राहुल के बाद फिर रिजर्व में चले जाएंगे, ओपनर में रोहित शर्मा की जगह रिजर्व में है। इसमें ये भी है कि केएल राहुल को एज ए फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर
पर ही देख रहे हैं आप। 2020 का एक सीरीज याद होगा कि उनको पहली बार एज ए फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर का रोल मिला था जब ऋषभ पंत कंकस्ड हो गए थे और उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली थी, और तब से यही मेंटालिटी रही है। और देखो एक बात ये भी है कि राहुल द्रविड़ के कोच है, राहुल द्रविड़ खुद भी एक मेकशिफ्ट कीपर बन के तौर से आए थे, तो आई थिंक वो जो एक थॉट प्रोसेस है वो यहीं पे ही अप्लाई हो रहा है कि आपको एक विकेट कीपर, स्पेशलिस्ट विकेट कीपर नहीं, एक बैटर हु कैन आल्सो कीप। और केएल राहुल ने देखिए कोई खराब विकेट कीपिंग नहीं किया, अच्छी विकेट कीपिंग ही करते हैं वो। हाँ, जिस तरह से अभी टेस्ट में केएस भरत ने जिस तरह से परफॉर्म किया था, उसके बाद तो लोकेश राहुल को भी एक एज एन अच्छा ऑप्शन के रूप में देखा जा सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि हाँ, ये खास कर राहुल द्रविड़ के बाद ये ट्रेंड रहा है कि हम विकेट कीपर तैयार करते रहें, तो ये अच्छी चीज होगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है पहले मैच के बाद सवाल उठेंगे, कहीं अगर इस तरह का वो बन गया कंडीशन कि ईशान किशन ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, केएल राहुल ने फिर परफॉर्म नहीं कर पाया, फिर क्या होगा सेकंड ओडीआई में? देखिए मेरा थॉट प्रोसेस यही रहेगा कि ये जो टीम है, राहुल द्रविड़ की जो टीम है, रोहित शर्मा प्लेयर्स को लॉन्ग रोप देने में विश्वास रखती है। तो एक मैच में फेलियर हो गया केएल राहुल का या उसके टेस्ट फॉर्म उनका खराब रहा है, इस चक्कर में वो जो एक लॉन्ग टर्म सोच है ना, जिस तरीके से T20 ओवर वर्ल्ड कप होगा, उसे मद्देनजर रखते हुए और उस थॉट प्रोसेस के हिसाब से केएल राहुल की जगह मेरे को लग रहा है पक्की ही है। और पर्सनली ओडीआई उनका सबसे बेस्ट फॉर्मेट है, तो मेरे को लग नहीं रहा कि कोई लीन पैच रहेगा उनका। फिर भी लेकिन मैं अभी भी यहाँ पे डिफर करूंगा, क्योंकि दिक्कत ये है जब केएल राहुल अपनी परफॉर्मेंस, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस लगातार बहुत दिन से वो खोज रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रही है। अब चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, टेस्ट फॉर्मेट, अब ओडीआई में फिर हम देखने को मिलेगा। ओडीआई में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन जब वो खुद बैटिंग से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड अच्छा, उसको ध्यान में रखते हुए अगर उनको जगह मिलती भी है, फिर भी मैं ईशान किशन को ज्यादा वरीयता दूंगा कि अगर क्योंकि हम जब वर्ल्ड कप जैसे इवेंट की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे आप लगातार एक प्लेयर जो खराब फॉर्म से जूझ रहा है उस पर बार बार दांव खेलना मेरे हिसाब से देखिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग, मैं यही कहूंगा कि देखिए केएल राहुल का पोटेंशियल है, आपको वो एक बल्लेबाज आपने देखा है कि किस पोटेंशियल से खेल सकता है। नंबर 5 उनके लिए वो स्लॉट मेरे को लग रहा है कि पक्का हो गया है। अब बात बिल्कुल सही रहेगी कि सवाल जरूर उठेंगे कि ईशान किशन परफॉर्म करते हैं, केएल राहुल नहीं करते हैं, क्या आप ईशान किशन को नीचे खिलाएंगे? लेकिन अगेन वही बात है कि ईशान किशन को आप क्यों नीचे खिलाएं? वो बाई ट्रेड एक ओपनर है। स्काई के आने के बाद ईशान किशन जिस प्लेस पे खेल रहे थे नीचे, वो जगह भी खत्म हो चुकी है, तो वहां पे फिर वो रिजर्व के रूप में ही रहते हैं कि अगर स्काई चोटिल हुआ तो ईशान किशन आएंगे, ओपनर गया तो ईशान किशन आएंगे, विकेट कीपर गया तो ईशान किशन। अब यहाँ पे तो आप ये भी याद रखें कि श्रेयस अय्यर जो आपके ईयर मार्क नंबर 4 है वो भी नहीं है, तो उसके बदले सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं। अगर सूर्य कुमार यादव नहीं होते तो वो ईशान किशन पाएंगे, तो उनका पैकिंग ऑर्डर भी आप देख लीजिए। तो इसीलिए मैंने बोला कि अनफॉर्चुनेट जरूर है ईशान किशन के लिए। ये अच्छी चीज है कि ईशान किशन को हम बेस्ट रिजर्व प्लेयर का अवार्ड दे सकते हैं। बिल्कुल 3 लोगों की जगह बढ़ सकते हैं अभी टीम में। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, अगर बात करते हैं, अब ओपनर्स की बात हो गई, उसके बाद विराट कोहली आएंगे अगर हम प्लेइंग 11 इंडिया की पहले बात करें। फिर उसके बाद मुझे लगता है विराट कोहली के बाद हम किसको देखेंगे? विराट कोहली के बाद देखिए सूर्य कुमार यादव ही रहेंगे। सूर्य कुमार यादव एक परफेक्ट फिट है, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी सवाल उठेंगे क्योंकि उनका जो T20 का एक्सप्लोसिव फॉर्म है वो उन्होंने ओडीआई में ट्रांसलेट नहीं किया है। ये बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि अभी जो उनके लगातार बीच में 2 पारियां नहीं थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें शायद 37 और 31 या 14 रन बनाए थे। तो ये एक सवाल रहेगा उनके ऊपर कि सूर्य कुमार यादव अपने आप को उस पोजीशन पे कैसे ढालते हैं, क्योंकि T20 पे आप देखते हैं कि सूर्य कुमार यादव आते हैं, पहले ही बॉल से रन स्कोरिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नंबर 4 पे आप ओडीआई पे आ रहे हो, यू डोंट जनरली नीड टू डू दैट। आपको थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है, वो सूर्य कुमार यादव नहीं कर पा रहे हैं, ये मेरे को लगता है। तो एक सवालिया निशान जरूर है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव ये तीनों मैच खेलेंगे एज एन एक्सपेरिमेंट बेसिस। देखा जाएगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसे है, और जब अगला ओडीआई जब भी होगा, काफी टाइम बाद ही होगा, लेकिन उसमें आप देख सकते हैं कि इस सीरीज के रिजल्ट्स के हिसाब से कि सूर्य कुमार यादव आपके ईयर मार्क नंबर 4 हैं, या श्रेयस अय्यर जब फिट होते हैं तो वो आएंगे, या तो हार्दिक पांड्या नंबर 4। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो प्लेयर्स की भरमार है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हालांकि स्काई ऐसा स्टार प्लेयर अगर टीम में होता है तो टीम को एक और अच्छी नीड, मतलब एक अच्छी टीम बनकर तैयार होती है। T20 में तो हमने वो देख लिया, हालांकि ओडीआई में अभी भी वो मिसिंग है, वो फॉर्म हम भी चाहते हैं कि वो फॉर्म दिखने को मिले स्काई के बल्ले से। उसके बाद आएंगे हार्दिक पांड्या कप्तान जो होंगे, उसके बाद हमारे अभी स्टार ऑलराउंडर फिर से अभी टीम में वापस आया रविंद्र जडेजा, वो हमें टीम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेकंड विकेट टेकर रहे थे अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, 22 विकेट हासिल किए थे। तो वानखेड़े पे
एक स्पिनर की भूमिका भी निभाएंगे, बाकी बल्ले से भी उनकी अच्छी खासी वो बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है। तो इसके बाद बात करते हैं आप सबसे रविंद्र जडेजा पे मैं एक जरूर ये चीज बताना चाहूंगा कि रविंद्र जडेजा का जो एब्सेंस था वो भी काफी एक लंबे नी इंजरी के बाद आए थे, उसके बीच में इंडिया ने काफी ऑलराउंडर्स को ट्राई किया था, बीट वाशिंगटन सुंदर, बीट आपके पास अक्षर पटेल का ऑप्शन वैसे है, शार्दुल ठाकुर भी खेले थे, लेकिन जब रविंद्र जडेजा फिट हैं बाकी सब नाम पीछे हो जाते। तो रविंद्र जडेजा श्योर शॉट रहेंगे इस टीम में। और आपने जैसे बताया कि वानखेड़े वाला जो ट्रैक है जिसमें आप स्पिनर अगर चाहें तो यू विल मोर लाइकली वांट टू बेट ऑन समबडी लाइक रविंद्र जडेजा। मिडिल ओवर्स में ऐसे स्पिनर्स की खासकर नीड होगी इंडिया को, तो इसमें रविंद्र जडेजा एकदम परफेक्ट फिट। बिल्कुल बिल्कुल। अब लेकिन सवाल उठता है अब आगे की प्लेइंग 11 पे कि अब देखिए वाशिंगटन सुंदर हैं, उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन में यूजी चहल होंगे, कुलदीप यादव होंगे, अब इनमें से किसको खिलाया जाएगा। अक्षर पटेल ने भी अच्छा परफॉर्म किया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, तो उनको बाहर बैठाना, हालांकि ओडीआई के हिसाब से मैं अक्षर पटेल को उतना फिट नहीं मानता अभी टीम के लिए, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा विनीत कि अब इसमें किन किन चॉइसेस को आप वरीता देंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ये एक बड़ा हेडेक होगा टीम इंडिया के लिए, क्योंकि हम जब ये इस वीडियो से पहले बात कर रहे थे, मैं वाशिंगटन सुंदर के प्लेइंग 11 में जगह मेरे को लग नहीं रहा था उनको मिलेगा, और मैं अभी भी वही सोच रहा हूँ कि वाशिंगटन सुंदर जैसे मैंने बताया जब रविंद्र जडेजा के एब्सेंस में उन्होंने खेला तो खेला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा है। नहीं, उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की है, वो अच्छा कर ही रहे हैं, और आपको एक ऑफ स्पिनर अच्छा चाहिए भी, तो उस हिसाब से वाशिंगटन सुंदर डज फिट द बिल। लेकिन इस प्लेइंग लाइन में आपके पास अगर 2 रिस्ट स्पिनर्स का ऑप्शन है, मैं हमेशा प्रेफरेंस रिस्ट स्पिनर्स को दूंगा। बिल्कुल, आप अगर क्रिकेट के प्रशंसक है तो हमेशा फिंगर स्पिनर के ऊपर और रिस्ट स्पिनर्स को देखना चाहेंगे, और जब टफ मैदान हो जहां पर बॉलर्स के लिए कुछ खास ना हो वहां पे फिंगर स्पिनर्स के साथ जाना थोड़ी सी टीम को मजेदार में जा सकता है। तो रेस्ट स्पिनर्स आर ऑलवेज एन अटैकिंग ऑप्शन। तो उस हिसाब से मैं आपके मिडिल ओवर्स में जैसे चहल और कुलदीप, एक टाइम आया था कि इंडिया इन दोनों पे काफी निर्भर थी, कुलचा बनके वो उभरे थे, और उनका कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा था। हालांकि जब आउटसाइड ऑफ इंडिया कंडीशंस में काफी रन भी खाए थे, लेकिन ये इंडियन कंडीशंस है, आप उसमें चहल और कुलदीप जैसे 2 बॉलर्स आप मिडिल ओवर्स में डालेंगे तो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन बहुत बढ़िया है। पर सवाल ये है क्या दोनों के लिए जगह बनेगी या सिर्फ एक के लिए? अब मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे को तो लग रहा है कि दोनों के लिए जगह नहीं बनेगी। ये भी एक है क्योंकि बायोलॉजिकली इफ यू थिंक मे बी वाशिंगटन सुंदर इज अ बेटर फिट, अगर मेरे पे बात है तो मैं चहल को पिक करूंगा, बिकॉज ही इज बीन इंडियाज, अगर ईयर मार्क करें तो इंडिया नंबर 1 बॉलर है, लेकिन उस तरीके से उनका मैचेस नहीं मिले हैं। बट चहल मेरे को लगता है कि एक अच्छे अटैकिंग बॉलर रहते हैं, और वो थोड़ा जज्बे के साथ बॉलिंग करते हैं, थोड़ा रन भी लग गए तो कोई नहीं, वो अपने गेम प्लान पे स्टिक करते हैं और विकेट लेना उन्हें आता है। कुलदीप जैसे थोड़े प्रेशर में आ जाते हैं। वाशिंगटन सुंदर पर्सनली मुझे लगता है कि T20 में वो एक अटैकिंग माइंडसेट पे आते जरूर हैं, लेकिन ओडीआईज में वो जो 10 ओवर के स्पेल में मिडिल ओवर्स में वो इस एक कंटेनिंग बॉलर का रोल अदा करेंगे। मेरे को लगता है कि यार थोड़ा आपको अटैक करना चाहिए। बिल्कुल, अभी खासकर चहल और कुलदीप दोनों के लिए लगभग पिछले 4 साल बहुत कठिन रहे थे, उन्होंने बहुत सारी मुश्किलें देखी हैं इस बीच में, तो दोनों के लिए बाहर जब भी वो बाहर गए हैं तो वो उस तरह का खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। इंडिया में दोनों के लिए चीजें अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं आपसे डिफर करूंगा कि कुलदीप यादव को वो जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से केएल राहुल के लिए वो प्लेस बना रहे हैं, मैं कुलदीप यादव के लिए वो स्पेस बनाना चाहूंगा, क्योंकि न्यूजीलैंड से जो पिछली सीरीज थी 2 मैचों में उन्होंने 5 विकेट हासिल किए थे और अच्छे रिस्ट में जाते हैं, काफी प्रयोग करना जानते हैं। ये खैर चहल भी उस चीज में माहिर है, लेकिन फिर भी मैं इस मैच के लिए खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैं कुलदीप को वरीयता देना चाहूंगा चहल के ऊपर। मैं चहल के साथ ही रहूंगा। कुलदीप यादव एज गुड एज अ बॉलर ही इज, मेरे को एक ही चीज लगता है कि मेंटल फोर्टिट्यूड जो है ना, हाँ, वो थोड़ा लैकिंग जरूर है। तो ऐसा नहीं है कि मेंटल फोर्टिट्यूड नहीं है तो आप अपना स्किल सेट जो है उनको नजरअंदाज करेंगे। इसका एक वो बैकवर्ड देख सकते हैं कि चहल को उतने ज्यादा आईपीएल में भी मौके मिले जितने कुलदीप को नहीं मिले, और खासकर जब उनको ग्रूम करने वाले हैं विराट कोहली, जिन्होंने उनको खूब मौके दिए, लगातार सिर्फ मौके देना नहीं, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना उनमें। एक साथी खिलाड़ी पे आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं कि आप इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं, हार जाएंगे, लेकिन आप अपना गेम में कोई ऐसा कॉन्फिडेंस लैक नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस पर आप चहल को वरीयता दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी भी जिस तरह की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, मैं कुलदीप यादव के साथ इस टीम में फिट कुलदीप यादव को फिट देखते हैं। राइट, ठीक है। इसके बाद आते हैं पेसर्स पे। तो मुझे लगता है मोहम्मद शमी तो टीम में होंगे, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक अच्छे पेसर के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया है, तो यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका योगदान आप में देखने को मिलेगा ओडीआई सीरीज में। उसके बाद अब सवाल उठता है कि मोहम्मद सिराज या उमरान मलिक।
राइट। अब मेरे लिए सवाल ये है कि मोहम्मद शामी जितने ही अच्छे बॉलर रहे हैं, लेकिन उनका एक वर्कलोड मैनेजमेंट हमेशा से रहा है। आपने टेस्ट मैचेस में भी वो चीज़ देखी थी। तो मेरे लिए प्लेइंग 11 में मैं उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज को लूंगा, क्योंकि सिराज हैज बीन दी बेस्ट बॉलर। बुमराह के एब्सेंस में वो एक लीडर ऑफ द पैक उभर के आए हैं। एंड सेकेंडली उमरान मलिक जस्ट बिकॉज की इतने एक्साइटिंग जो प्रोस्पेक्ट हैं, और आपने देखा भी है कि उमरान मलिक को ज़्यादा मौके दिए भी जा रहे हैं, और ये एक ऐसा एक ऐसा टैलेंट है जिसको आपको जितने मौके आप दे सकते हैं आप देंगे। ये वाला सीरीज मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, ओडीआई सुपर लीग का पार्ट नहीं है, और इसके बाद जैसे हमने बताया कि फोकस आईपीएल में शिफ्ट हो जाएगा, फिर डब्ल्यूटीसी हो जाएगा, तो 3-4 महीने का एक गैप जरूर है। उसके बाद तुरंत वर्ल्ड कप आ जाएगा। उसके बाद तुरंत वर्ल्ड कप आ जाएगा। इस ओडीआई सीरीज को हमें तो वैसे देखना चाहिए कि आप एक इंटरनेशनल गेम खेल रहे हैं, और जहां पर आप एक प्रैक्टिस करेंगे वर्ल्ड कप के लिए, पूरी तैयारी करेंगे। लेकिन उस तैयारी में मेरे को यही लगता है कि यार उमरान मलिक को आपको जितने मौके देने चाहिए। मोहम्मद शामी का अगेन आपने जैसे बोला कि आपका फर्स्ट चॉइस मोहम्मद शामी जरूर रहेगा, मेरे लिए भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में मोहम्मद शामी जरूर रहेंगे, 11 में भी खेलेंगे। इस सीरीज में हो सकता है कि उनको नॉट सीरीज फर्स्ट ओडीआई में थोड़ा रेस्ट दे दे और उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज खेलेंगे, क्योंकि मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक आपके फ्यूचर हैं। उनको जितने मौके आप दे सकते हैं उतना आपको देना चाहिए। हाँ, मोहम्मद सिराज को तो मौका मिलेगा, जिस तरह का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनका रहा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, तो वो तो उनकी जगह पक्की है। लेकिन फिर भी मैं मोहम्मद शमी के जाऊंगा। लेकिन अभी सीरीज के हिसाब से वो आप कह सकते हैं कि एक मौका देना चाहिए, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब वो वर्ल्ड कप की बात आएगी तो अनुभवी गेंदबाज के रूप में सबसे अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी होंगे उस स्क्वाड में, तो वहां पे उनकी जगह बनती है। अब ये टीम तो पूरी हो गई इंडिया की, अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग जोड़ी तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी, तो यहाँ तो सवाल पहले ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां तो कोई ऐसी मुश्किल है नहीं। डेविड वार्नर तो ओपन करेंगे, लेकिन उनके साथ किसको देखेंगे, ट्रेविस हेड को या कैमरन ग्रीन को? कैमरन ग्रीन का ऑप्शन काफी अच्छा है, लेकिन कैमरन ग्रीन ने जो ओपन किया था वो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के इंडिया के अगेंस्ट वो खेला था, T20 गेम्स में उन्होंने खेला था, और उन्होंने मेरे ख्याल से 80 रन की कुछ पारी खेली थी। ऐसा एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट जरूर है, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रेविस हेड ही होंगे ओपन करने वाले, क्योंकि वो एक इन्फॉर्म ओपनर हैं। टेस्ट सीरीज में उनको जब मौका दिया गया उन्होंने अच्छे रन मारे हैं, और नॉट जस्ट इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इससे पहले जो इंग्लैंड वाली सीरीज है, एज एन ओपनर वो एक इन्फॉर्म ओपनर है, और कैमरन ग्रीन को आप उस हिसाब से देख नहीं रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के पिछले मैचेस भी देखेंगे, कैमरन ग्रीन को ऑस्ट्रेलिया ने नंबर 7 नंबर 8 पे यूज किया है। तो मेरे को ये नहीं लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इस थिंकिंग से चेंज होगी और सीधे कैमरन ग्रीन को ओपन कराएगी। तो मेरे लिए डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ही रहेंगे यहाँ पे। तो मैं भी आपसे सहमत हूँ कि ट्रेविस हेड का इस तरह परफॉर्मेंस चल रहा है, वहाँ पे वो स्लॉट वही भरने वाले हैं। तो ओपनिंग जोड़ी मुझे लगता है ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर की देखने को मिलेगी। कैमरन ग्रीन के लिए फिर वही जगह, वो भी एक रिजर्व खिलाड़ी के लिए इधर उधर भटकते नजर आएंगे पूरे 11 अभी तो भटकेंगे जरूर, लेकिन जो जिस तरीके का वो टैलेंट है इस टीम में जरूर जगह बनाएंगे और एक बड़ी जगह बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल और भी प्लेयर्स हैं, वरिष्ठ प्लेयर्स और हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे कैमरन को जरूर करना पड़ेगा। टीम में फिर उनके जगह पे कैमरन ग्रीन एक एज एन ऑलराउंडर वहां पे कंपेयर होता है, मार्कस स्टोइनिस भी वहां लाइनअप भी है, मिचेल मार्श भी आपके पास है। तो ऑलराउंडर्स जो इतने सारे हैं, 5-6 ऑलराउंडर्स तो लेकर ही आ रहे हैं वो। तो कैमरन ग्रीन को थोड़ा वो फ्लोटर वाला रोल मुश्किल तो हमसे ज्यादा सब मुश्किल तो मुझे लगता है स्टीव स्मिथ के पास होगी कल प्लेइंग 11 चुनने में। बिल्कुल, बहुत ज्यादा स्टीव स्मिथ के लिए तो बहुत दिमाग खपाने वाली बात होगी ये प्लेइंग 11। अब तो 2 ओपनर चलिए, हमारी तरफ से 2 ओपनर्स होंगे, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, इसके बाद आएंगे कप्तान स्टीव स्मिथ बिल्कुल तीसरे नंबर पे, उसके बाद मार्नस लाबुशेन। उसके मार्नस लाबुशेन पे मैं एक सवाल जरूर है मेरे दिमाग में कि स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन जो है दोनों 3-4 पे स्टेबिलिटी तो जरूर देंगे, लेकिन क्या वो स्कोरिंग रेट के इम्पैक्ट दे सकते हैं 3 या 4 पे? आपको 4 पे एक डायनामिक प्लेयर चाहिए, जैसे इंडिया सूर्य कुमार यादव को ट्राई करिए, इवन श्रेयस अय्यर भी थोड़े वो डायनामिक एक्सप्लोसिव हैं। मेरे को लग नहीं रहा है कि लाबुशेन उतने डायनामिक प्लेयर हैं। और अगर वो अपने वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, जैसे मिचेल मार्श स्क्वाड में आए हैं, मिचेल मार्श आपको बता दे जो आई थिंक हम डिस्कस भी कर रहे थे कि इस सीरीज में बॉलिंग नहीं करेंगे। हाँ, ये मिचेल मार्श बॉलिंग नहीं करेंगे, तो एज अ बैटर वो अच्छा करते हैं टॉप 4 पे। अगर मिचेल मार्श को आपको फिट करना है, नंबर 4 का ऑप्शन है, लाबुशेन को बिठा भी सकते हैं। लेकिन लॉजिकली लग नहीं रहा है। लेकिन अगर एक सवाल जो ऑस्ट्रेलिया को करना है, यार कुछ तो फेरबदल करना होगा, मे बी क्वेश्चन मार्क्स विल बी ऑन लाबुशेन।
हाँ बिल्कुल, अब शाने पे वो क्वेश्चन मार्क तो रहेगा, लेकिन वही केएल राहुल वाला भी इनके साथ भी हाल है, थोड़ा सा कंसिस्टेंट नहीं रहे इधर, परफॉर्मेंस हल्की फुल्की लैग की है, लेकिन ओडीआई में उनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो वहां पे उनका ज्यादा खास नहीं है, लेकिन स्ट्राइक रेट खास नहीं, लेकिन जो स्टेबिलिटी चाहिए इंडिया को, वो एक स्टार प्लेयर चाहिए। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की जब हम टीम देखें तो उनको तीसरे चौथे नंबर पे वो स्टेबिलिटी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे मार्नस नबुलशाने बिल्कुल फिट बैठते हैं, तो वहां पे मुझे लगता है थोड़ी सी मिचेल मार्श से इनको वरीयता दी जाएगी। मेरे लिए मिचेल मार्श, आई विल टेक मिचेल मार्श, क्योंकि एज अ बैटर ओनली, अगर आपको एक मिचेल मार्श के एज एन ऑलराउंडर को आपको रखना है, आपको उसको बॉलिंग नहीं मिल रही है क्योंकि उनकी बैटिंग काफी अच्छी रही है, तो मे बी दिस इज वन थिंग। मैं अगर ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर या ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होता, मिचेल मार्श ने बहुत अच्छा किया, तो मे बी मैं सोचूंगा लबुशेन के, लबुस्काग्ने की जगह के लिए मैं सोचूंगा तो चौथे नंबर पे थोड़ी सी मुझे लगता है मारामारी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। अब आती है फिर एक ऑलराउंडर के बाद कि ग्लेन मैक्सवेल होंगे या फिर मार्कस स्टोइनिस होंगे। मेरे 11 में दोनों रहेंगे। दोनों? यस, दोनों रहेंगे। जगह कैसे बनाएंगे आप? जगह बनेगी, अब हम आगे 11 की बात करेंगे तो दोनों की जगह बनेगी। चलिए इससे पहले अब इसके आगे तो हम फिर लड़ाई देखते हैं कि किसकी कौन इसमें जीतता है, लेकिन तब तक एलेक्स कैरी तो फिक्स हैं विकेट कीपर के रूप में। मुझे लग रहा है एलेक्स कैरी ओडीआई फॉर्मेट में उनके सबसे बिल्कुल एलेक्स कैरी ही होंगे उनके नंबर 6 के विकेट कीपर। जो उनका कंपटीशन है वो है जॉश इंग्लिश, और जॉश इंग्लिश ने टॉप ऑफ द ऑर्डर रन बनाए हैं, कीपर तो वो भी हैं, लेकिन एलेक्स कैरी अगेन वो स्टेबिलिटी वाली बात है, लेफ्ट हैंडर ऑप्शन जरूर है, और वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये उसमें कोई दो राय नहीं होगी कि एलेक्स कैरी ही पूरे सीरीज में खेलेंगे। जॉश इंग्लिश बैकअप विकेट कीपर रहेंगे, लेकिन उनका फॉर्म काफी अच्छा रहा है, बट एलेक्स कैरी आई थिंक इन टर्म्स ऑफ हिज स्टेबिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस वो एलेक्स कैरी होंगे नंबर 6 पे। नंबर 6 या नंबर 7? हाँ ये कर सकते हैं कि आप ग्लेन मैक्सवेल आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो 7 पे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल, या मार्कस स्टोइनिस होते हैं तब भी वो 6 या 7 पे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे आप इसके बाद बात कर लें, सबसे एंड में हम डिस्कस करेंगे ऑलराउंडर के बारे में, उससे पहले बात कर लेते हैं पेसर्स के बारे में। मिचेल स्टार्क तो फिक्स होंगे, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक ओडीआई ग्रेट है, अगर वो अवेलेबल हैं तो वो तो पक्का ही खेलेंगे। बिल्कुल मिचेल स्टार्क की जगह फिक्स है। उसके बाद अब फिर से कड़ा सवाल आता है कि शॉन एबर्ट देखने को मिलेंगे या उसके जगह हमें किसी और की जगह दिखेगी। अब यहाँ पे आपने खुद एक काउंटर करके पहले ही बता दिया कि मिचेल मार्श की जगह तो नहीं बन रही है, तो यहाँ पे शॉन एबर्ट अपनी जगह बना लेते हैं, क्योंकि मिचेल मार्श अगर बॉलिंग कर रहे होते तो शॉन एबर्ट की जगह उनको वो एक वरीयता दी, क्योंकि वानखेड़े बैटिंग पिच है, वहाँ पे एक लंबा बैटिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया लेकर जाना चाहेगी, लेकिन शॉन एबर्ट भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। मिचेल मार्श के कंपैरिजन में उतनी अच्छी नहीं, लेकिन अच्छी बैटिंग करते हैं, तो मुझे लग रहा है अगर मिचेल मार्श सिर्फ बैटिंग करने के लिए वहाँ पे आएंगे मार्नस की जगह पे, तो यहाँ पे शॉन एबर्ट को हमें देखने को मिलेंगे। उल्टा, मैं जिस जैसे मैंने बताया कि जहां मेरे 11 में मैक्सवेल और स्टोइनिस की जगह कैसे बनती है, इस वजह से बनती है कि मेरे को अब शॉन एबर्ट से जो हार्ड हिटिंग है वो नहीं चाहिए, मेरे को एक आउट एंड आउट बॉलर चाहिए, क्योंकि मेरे टीम में स्टोइनिस है, मेरे टीम में मैक्सवेल है, नंबर 9 पे, नंबर 8 पे मैं कैमरन ग्रीन को भी रख रहा हूँ, तो आपको शॉन एबर्ट की जो बैटिंग प्रोग्रेस है उसकी जरूरत नहीं है। यू कैन गो फॉर एन आउट एंड आउट पेसर, और वो ऑप्शन है इनके पास नेथन एलिस के रूप में। नेथन एलिस की एंट्री हो गई इस बीच कन्वर्सेशन में, जहां पर इनकी कोई बात भी नहीं हो रही थी, तो ये अच्छी चीज़ है। हालांकि मैं देखना चाहूँगा, ये बड़ा सवाल होगा कि शॉन एबर्ट जैसा मतलब वो बड़ी वरिष्ठ खिलाड़ी है और नाथन एलिस अभी अच्छे हैं, मतलब उनसे लगातार अभी अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, फिर वही बात हो जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया भी उस एक्सपेरिमेंट के साथ जाएगी कि नहीं जाएगी, वो तो देखने वाली बात होगी। फिर यहीं पर प्लेइंग लेवल खत्म हो जाती है। एडम जंपा तो हमें देखने को मिलेगा, एडम जंपा तो श्योर शॉट वो खेलेंगे। स्पिनर 2 बचते हैं, तो एस्टन एगर और एडम जंपा स्पेसिफिकली सीरीज के लिए आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो 3 स्पिनर्स है टेस्ट मैच के, नेथन लायन, मैथ्यू कनमैन और टॉड मर्फी, वो वापस जा चुके हैं। जंपा और एगर आए हैं, एगर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, जंपा स्पिनर है, तो इनके पास वैरायटी जरूर है। रिस्ट स्पिनर तो रहेंगे, एडम जंपा की जगह फिक्स है, और एस्टन एगर भी फिक्स रहेंगे, क्योंकि जिस तरह की उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है और इस पिच पर खास एक मिडिल ओवर्स में उस तरह के स्पिनर की और फॉर्म में है एस्टन एगर। ग्लेन मैक्सवेल भी अगर टीम में होते हैं, वो भी जिस तरह की इंजरी से वापस लौट के आए, मुझे नहीं लगता वो बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बॉलिंग नहीं हो पाएगी, मेरे को तो यही लग रहा है कि उनको एंकल इंजरी थी, उनका एंकल आई थिंक ही ब्रोक हिज एंकल, तो वो ज्यादा बॉलिंग नहीं करेंगे। तो इस वजह से आप स्टोइनिस है, आपके पास बॉलिंग ऑप्शन है, आपके पास कैमरन ग्रीन का बॉलिंग ऑप्शन है, जो 5th बॉलर का जो रोल है ना वो कर सकते हैं। तो आपके पास एगर के 10 ओवर आ गए, आपके पास जंपा के 10, नेथन और स्टार के 10-10 ओवर आ गए, 5-5 ओवर आप स्टोइनिस और एक और कैमरन ग्रीन से करा सकते हैं। मैक्सवेल से एक आधा कराना है तब करा सकते हैं। हालांकि मैक्सवेल ने अपनी बॉलिंग काफ़ी सुधारी है, लास्ट टाइम जब भी वो खेले हैं उससे काफ़ी उनकी सुधार आया है, लेकिन बॉलिंग मेरे को लग नहीं रहा कि दे विल गो विथ मैक्सवेल। एस्टन एगर अगेन ही गिव्स यू बैटिंग ऑप्शन,
बैट्समैन एज वेल, थोड़ा बहुत वो अच्छा बैटिंग भी कर लेते हैं, तो स्पिनर्स तो मोरलेस फिक्स्ड है, लेकिन मेरे लिए जैसे आप डिफर करेंगे कि मैं नेथन एलिस को जरूर रखूंगा इन टर्म्स ऑफ विद मिचेल स्टार्क। हाँ, तो मैं तो लेकिन अभी सॉन एबर्ट को देख रहा हूँ फिर भी प्लेइंग 11 में, तो ये तो हो गई प्लेइंग 11 पर बात। अब बात करते हैं कि ये जो फैंटेसी टीम्स होती हैं उनमें 11 प्लेयर्स कौन होंगे वो हॉट पिक्स जो हमारे जो दर्शक हैं उनको करोड़ों रुपए तक जिता सकते हैं। बिल्कुल, क्या होगी वो प्लेइंग 11? आपसे शुरू करते हैं, आपकी प्लेइंग लाइन में क्या क्या सबसे पहले बात करते हैं, सबसे ठीक है, इस पे सबसे पहले बात करनी चाहिए हमें कि इन प्लेयर्स में किसको हम रख सकते हैं, किसे नहीं रख सकते हैं। तो मेरे चार्ट में तो अभी जो प्लेयर्स मुझे लगता है कि जो होंगे अगर देखा जाए इस तरह के फॉर्मेट में, तो कप्तान पे सबसे पहले बात है, कप्तान आप किसको बनाना चाहेंगे? काफ़ी इंटरेस्टिंग है कप्तान। मैं आई डोंट नो, जिस तरीके से फॉर्म में वापस आए हैं विराट कोहली, और आई डोंट थिंक एनीबडी बियॉन्ड विराट कोहली, और ये एक ऐसा सीरीज़ है जो लगता है कि यार ये कोहली के नाम का सीरीज़ है। बिल्कुल राइट टाइम पे फॉर्म पे आए हैं, और वानखेड़े वाला जो पिच है वो बैटिंग पिच रहता है, हमेशा अच्छे रन बनते हैं, तो मेरे को लग रहा है यार विराट कोहली पे दाव रखना, मैं तो ज़रूर रखूंगा विराट कोहली को ऐसे कैप्टन। थोड़ा सा डिफर करूंगा, क्योंकि जब पॉइंट्स टेबल के हिसाब से देखा जाए, जब इस तरह के टीम्स में आप जाते हैं तो ऑलराउंडर के पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मैं हार्दिक पांड्या को सबसे ऊपर रखूंगा, क्योंकि अभी जब हमारे पास बॉलिंग भी हल्की फुल्की वो करेंगे, अगर उनको कुछ विकेट मिल जाते हैं, बैटिंग में भी अगर वो 4 नंबर 5 नंबर पे आ गए तो बहुत की प्लेयर साबित होंगे, तो कप्तान के रूप में हम उनको देख सकते हैं। राइट। अब बैट्समैन में मैं आपके साथ हूँ कि विराट कोहली हमें उस प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 में दिख सकते हैं, जो 11 प्लेयर्स की फैंटेसी टीम होगी। राइट, तो विराट कोहली तो हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमें कौन देखने को मिलेगा? मेरे फैंटेसी लेन में मैंने बस 3 बैटर्स को रखा है। मैंने एक स्टीव स्मिथ को रखा है, वही स्टेबिलिटी वाला फैक्टर कि नंबर 3 पे आएंगे, थोड़ा लंबा खेलेंगे, और आई एम टेकिंग अ पंट हियर कि अगेन मैं फॉर्म के हिसाब से जा रहा हूँ। शुभमन गिल का जिस तरीके का फॉर्म है पिछले 6 ओडीआईज में, जो उनका रन रहा है, आप टेस्ट में जिस तरीके से आ रहे हैं, उनको आउट करना इतना आसान नहीं होगा, और वो लंबा पूरा डिस्कशन ऐसा होगा जहां पर हम दोनों एक साथ जा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने भी अपने बैट्समैन लिस्ट में विराट कोहली और स्टीव स्मिथ और शुभमन गिल की जगह रखी है, तो आप भी इनके साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स के बारे में। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या तो मैंने कैप्टन कह दिया, आपका कैप्टन जरूर है, मेरा वाइस कैप्टन जरूर होगा अगर मेरे को वो ऑप्शन मिलता है मेरे फैंटेसी में, तो हार्दिक पांड्या। आपने जो रीजन बोला उस वजह से मैं हार्दिक पांड्या को जरूर रखूंगा अपने फैंटेसी 11 में, और उसके साथ 2 और एक अगेन मैं पंट लूंगा। मैं थोड़ा सा डाइसी हूं कि या स्टॉइनिस / मैक्सवेल। अगर मैक्सवेल बॉलिंग कर पाते हैं तो मैक्सवेल, अगर नहीं हो पाता तो स्टॉइनिस मेरे दूसरे ऑलराउंडर होंगे, क्योंकि वो बॉलिंग भी करेंगे और वो एक विकेट टेकर है। वो एक कहते हैं ना कि एबिलिटी रखते हैं कि वो विकेट चटका देते हैं, पार्टनरशिप ब्रेकर वाला रोल करते हैं बिल्कुल। और डेथ ओवर्स में भी कराते हैं, तो वहाँ पे भी विकेट लेने के ज्यादा ऑप्शंस उनको मिलेंगे, तो उस हिसाब से मैं स्टॉइनिस का रखूंगा मेरा सेकंड। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा, ग्लेन मैक्सवेल अगर आएंगे भी, सिर्फ बॉलिंग ना भी करें तो बैटिंग में ऊपर खेलेंगे, तो यही मेरा पंट है कि यार मैक्सवेल या स्टॉइनिस वो एक ठीक है। हार्दिक पांड्या तो पक्के हो गए, इसमें मैं ग्लेन मैक्सवेल के साथ हूं, और अभी विनीत का जो कहना है कि ग्लेन मैक्सवेल या मार्कस स्टॉइनिस दोनों में से आप किसी को भी चॉइस दे सकते हैं। तीसरे ऑलराउंडर बात करते हैं, मेरे लिए तो वो रविंद्र जडेजा होंगे। सेम, आई कंप्लीटली एग्री। रविंद्र जडेजा के बियॉन्ड आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपके पास जैसे हार्दिक पांड्या, फुली फिट हार्दिक पांड्या और फुली फिट रविंद्र जडेजा अवेलेबल हैं, आप आंख बंद करके इनको अपने टीम में रख सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द बैटिंग और द बॉलिंग, ये 3-पीट प्लेयर्स हैं पांड्या और रविंद्र जडेजा। आपको कैचेस भी पकड़ाएंगे, रन आउट भी कर देंगे, और ऑलराउंड प्लेयर्स हैं ये दोनों। तो आप अगर हैं फुली फिट हैं, ये दोनों आपको इस तरह के 3 ऑलराउंडर आपकी टीम में रहते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स क्रिएट करने वाले हैं आपके लिए। बिल्कुल। चौथा ऑलराउंडर अब बात करते हैं। अगर आपने जो नाम सुझाया कि कैमरून ग्रीन कहीं फिट हो जाते हैं, तो मैं तो चौथा ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को रखूंगा। मेरे लिए वही दिक्कत है कि कैमरून ग्रीन जिस तरीके से मेरे ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग लाइन में कैमरून ग्रीन नंबर 8-9 पे अगर आ रहे हैं, मेरे को लग नहीं रहा कि उनको उतनी बैटिंग मिल पाएगी। थोड़ा बहुत उनको मिल जाएगा, लेकिन वो उतने रन्स नहीं कर पाएंगे, उनको उतनी बॉलिंग नहीं मिलेगी, उनको बॉल्स फेस करने को नहीं मिलेंगे। तो हालांकि मेरे प्लेइंग लाइन में जरूर होंगे ऑस्ट्रेलिया के, बट आई वुड स्किप हिम फॉर माई फैंटेसी 11, क्योंकि उनको उतना मौका मिलेगा भी नहीं इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, और इवन बॉलिंग में भी जैसे मैंने बताया, आई एम नॉट श्योर ही विल बी बॉलिंग हिज फुल कोट ऑफ 10 ओवर्स। वो एक फिलर वाला रोल प्ले करेंगे, तो जितने अच्छे वो प्लेयर हैं, मेरे को लग नहीं रहा कि स्कीम ऑफ थिंग्स में मैं उन्हें अफोर्ड कर पाऊं अपने फैंटेसी लाइन में पिक करना। तो यहाँ पर हम उनके साथ जा सकते हैं कि कैमरून ग्रीन / मार्कस स्टॉइनिस, यहाँ पर मैं उनको ऑप्शन में रख सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन में तो जरूर रख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए स्टिल मार्कस स्टॉइनिस होगा, क्योंकि जो इंपैक्ट वाला मार्कस स्टॉइनिस आपकी तरफ से है, मेरी तरफ से आप इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। कैमरून ग्रीन की अगर जगह बनती भी ठीक है, नहीं बनती तो भी ठीक है। राइट, मार्कस स्टॉइनिस को एक ऑलराउंडर के रूप में रखते हैं। ग्लेन मैक्सवेल को भी मैं चौथे ऑलराउंडर के रूप में फिर फिक्स रखूंगा। तो आपके टीम में है 4 ऑलराउंडर्स, तो आपके लिए बचे सिर्फ 2 पेसर्स, 2 बॉलिंग ऑप्शन बचे आपके पास। बिल्कुल।
2 बॉलिंग ऑप्शन बचे। हाँ, तो मेरे लिए तीन बचेंगे, क्योंकि एक तो 3 कैप्टन 3 बैट्समैन हो गए, 4 हाँ, ऑलराउंडर हो गए। आपने विकेट कीपर कितने रखे हैं? 1। हाँ, मेरे में है 2 विकेट कीपर और 3 बॉलर्स का ऑप्शन। तो ठीक है, बॉलर्स पे बात करते हैं। मेरे लिए 3 जो बॉलर्स हैं, जाम्पा, स्टार्क और सिराज, मेरे लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। नहीं, इसमें तो मैं भी आपके साथ मैच कर रहा हूँ कि जो अभी जिस तरह का परफॉर्मेंस हमने परफॉर्मेंस बेस्ड और जिस तरह से परफॉर्म लगातार करते आए हैं, आपके लिए भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एडम जैम्पा और मिचेल स्टार्क और मोहम्मद सिराज के दांव पर खेल सकते हैं। अब थोड़ा सा डिफर वही, मैंने चौथे ऑलराउंडर को जगह दी है, आपने 2 विकेट कीपर्स को जगह दी। 2 विकेट कीपर को मैंने इसलिए जगह दी है, एक तो मैं केएल राहुल को रखूंगा जरूर, क्योंकि जैसे मैंने इस वीडियो में पहले बताया कि जिस तरीके का नंबर 5 पे उनका परफॉर्मेंस रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो करेंगे, वो रन मारेंगे, अच्छे खासे रन मारेंगे। और दूसरा विकेट कीपर में मेरे लिए दिमाग में चल रहा था कि यार ईशान किशन या कैरी, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी टॉप 3 है इंडिया के, दैट इज गिल और विराट कोहली है मेरे पास। तो मैं कैरी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो टॉप है ऑस्ट्रेलिया का इतना स्ट्रांग नहीं है। आउट ऑफ हम थोड़े हैं, ट्रेविस हेड जरूर हैं, स्मिथ पे क्वेश्चन मार्क जरूर, नॉट लबुशेन पे क्वेश्चन मार्क है, स्मिथ, ट्रेविस हेड और मे बी नीचे मेरे को लग रहा है कि एलेक्स कैरी को ज़्यादा डिलीवरीज मिलेंगी, ज़्यादा कुछ उन्हें करने को मौका मिलेगा। तो इस वजह से मैं कैरी को रखूंगा अपनी टीम में। बिल्कुल, लेकिन अभी भी मैं यहाँ पे तो डिफर करूंगा कि मैं तो एक ही विकेट कीपर के साथ जा रहा हूँ, वो होंगे आप दोनों, मतलब आप केएल राहुल और एलेक्स कैरी से डिफरेंट। मैं ईशान किशन उनको मौका मिलने वाला है, वो करेंगे ओपनिंग, उनको बैटिंग का सबसे अच्छा मौका मिलने वाला, जो शायद एलेक्स कैरी को ना भी मिले। ईशान किशन से मेरे को एक ही दिक्कत रहती है, पता है, हमेशा से, क्योंकि अगर एज एन ओपनर पेसर्स आते हैं वो रन बनाते हैं, लेकिन स्पिनर्स जब आते हैं ना वो बिल्कुल फंस जाते हैं। लेकिन जिस तरह की टीम हम भी डेवलप कर रहे हैं फैंटेसी 11 के फैंटेसी टीम के लिए, हमारे लिए मुझे लगता है ईशान किशन सबसे परफेक्ट फिट होंगे, क्योंकि अगर 10-20 ओवर भी खेल के अच्छा स्कोर करके जाएंगे, 10 ओवर तक अगर खेल जाते हैं तो हमारे दर्शकों के लिए जो इस तरह के कॉम्पिटिशन पे जाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके निकल जाएंगे। तो वहां पे एलेक्स कैरी के लिए बहुत स्पॉट कम बचता है कि वो थोड़ा सा नीचे आएंगे, और केएल राहुल के लिए मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं रखता हूँ। आप बहुत जरूर उम्मीदों से भरे होंगे, लेकिन मेरी उम्मीदें हर मैच दर मैच खत्म होती जा रही। तो यहाँ मेरी हाई एक्सपेक्टेशन है केएल राहुल से, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, आपके हाई एक्सपेक्टेशन में मैं बहुत बड़ा क्रिटिसाइजर होता जा रहा हूँ दिन पर दिन, जितनी मैं उनकी परफॉर्मेंस देखता जा रहा हूँ मेरे अंदर क्रिटिसिज्म बढ़ता जा रहा है उनको लेके। और क्योंकि जब आपके पास इतने सारे बेंच पे प्लेयर्स होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और वहां पे आप केएल राहुल को लगातार पुश करते रहते हो, मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं। उसका रीजन भी तो है ना, पुश करने का रीजन यही है कि उनसे आप एक्सपेक्टेशन है आपसे, मैं बिल्कुल इसमें आपसे सहमति रखता हूं कि यहाँ पर ओडीआई फॉर्मेट में आप उनको पुश कर रहे हैं, लेकिन पीछे 2 फॉर्मेट जो निकल गए उनमें पुश नहीं करना चाहिए था। उसमें आप लैग कर देते तो मैं भी यहाँ पुश कर देता कि चलिए यहाँ पे जगह दे देते हैं, लेकिन वहां पुश नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है T20 फॉरवर्ड, T20 वर्ल्ड कप में जो हमें हार का सामना करना पड़ा, केएल राहुल का बहुत बड़ा योगदान जरूर था, लेकिन ओडीआई में ही इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। इस वजह से मैं केएल राहुल को अपने फैंटेसी टीम में रखूंगा। तो ठीक है, केएल राहुल को आप रखेंगे, मेरी टीम में बिल्कुल नहीं। मेरी टीम में ईशान किशन होंगे, वो एक ही विकेट कीपर के साथ हम जाएंगे। मेरी फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि मेरा विकेट कीपर होंगे ईशान किशन, और बैट्समैन होंगे विराट कोहली, उसके बाद स्टीवन स्मिथ और शुभमन गिल, और ऑलराउंडर में आप मेरे साथ जाएंगे हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस। इसके बाद बॉलिंग और अटैक में हमारे पास होंगे एडम जम्पा और मोहम्मद सिराज, और उसके बाद मिचेल स्टार्क। मेरा थोड़ा डिफरेंट यही है, मैं राहुल और एलेक्स कैरी को रखा है मेरे 2 विकेट कीपर्स। 3 बैटर होंगे मेरे पास, कोहली, स्मिथ, गिल। 3 ऑलराउंडर्स, पांड्या, स्टोइनिस, जडेजा। स्टोइनिस और मैक्सवेल में मेरा बहुत, अभी भी मैं 0 डाउन नहीं कर पाया हूँ, बट मोस्ट लाइकली स्टोइनिस। और जिस तरीके से एनिमेश ने बताया, 3 जो बॉलर्स होंगे उनका भी सेम, मेरा भी सेम, जाम्पा, स्टार्क और सिराज। ठीक है, एक बार कप्तान और रिपीट कर देते हैं। कप्तान मेरा तो है हार्दिक पांड्या, वाइस कैप्टन होंगे मेरे मार्कस स्टोइनिस। आप मेरे कप्तान होंगे विराट कोहली और वाइस कैप्टन होंगे हार्दिक पांड्या। ठीक है, आपके पास 2 इस तरह की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 होंगी, आप जा सकते हैं किसी भी खिलाड़ी के साथ, एक इसी के साथ। अब देखते हैं कल के ओडीआई के बाद और सारे सवाल उठेंगे मुझे लगता है, क्योंकि अब तो कल कौन परफॉर्म करेगा, कल कौन परफॉर्म नहीं करेगा, वहां से हमें देखने को पता चल जाएगा कि भाई लोकेश राहुल के लिए अच्छी जगह बन रही है कि ईशान किशन के लिए अच्छी जगह बन रही है। तो कई सारे सवाल और भी होंगे, हम इसी तरह के डिस्कशन से आपके साथ आगे भी जुड़े रहेंगे, और आपके साथ और भी कई क्रिकेट अपडेट्स डिस्कस करते रहेंगे। तब तक हमें देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास है क्रिकेट से जुड़ा हर अपडेट। और जरूर हमारे बेल आइकन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।